एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के जब पूरा बिहार सवाल कर रहा था, पूरा देश सवाल कर रहा था, और उस वक्त में चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा से, हमने ये आंकड़े लिए हैं, हमने ऐसे लिया है, हमने वैसे लिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसको आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रहे थे, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन के और बाकी नेता, तेजस्वी यादव इस मामले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के फिर से सुनवाई है। कल की सुनवाई में योगेंद्र यादव 25 मिनट तक बोले, और ये उन्होंने योगेंद्र यादव ने इसको लेकर के कहा है कि ये खास तौर पर मुझे ये मौका मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात ये रही 25 मिनट तक वो बोले, और 25 मिनट तक जिस तरीके से उन्होंने अपने जवाब, अपने तर्क वहां पर रखे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना पड़ा कि वाकई आपने इस पर अच्छा होमवर्क किया है, आपने अच्छी बात यहां पर सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि योगेंद्र यादव उन लोगों को लेकर के पहुंच गए जिन लोगों के नाम काट दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, ये कहते हुए कि ये लोग मर गए, मृतक बता करके जिनके वोट काट दिए गए थे, उनको लेकर के, उन जिंदा आदमियों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पर चुनाव आयोग के जो वकील थे, उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पर क्या कुछ फिर इसके बाद में जवाब दिए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो गलती स्वीकार की है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृतक घोषित किया गया है, यह सही किया जा सकता है क्योंकि यह एक मसौदा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को भी मृतक घोषित कर दिया जो कि जिंदा है। उसके बाद में वकील साहब कहते हैं दूसरी तरफ के कि ठीक हो सकता है। अभी कितना ठीक होगा, कितना ठीक नहीं होगा, और कितना विपक्ष की तरफ की जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाएंगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में तकरीबन 8 करोड़ वोटर हैं, और 8 करोड़ वोटर में से कितने ऐसे वोटर हैं, इस बात को जांचना कोई आसान काम नहीं है। ये बात सही है कि चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सबके अपने अपने बीएलओ होते हैं और सबको पता होता है कि कौन कितना वोट बना है, और अब सब लग जाएंगे इस काम के अंदर कि कैसे जो है चेक किया जाए कि कितने लोगों का वोट है या नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। जिस वक्त में चुनाव की तैयारियां चल रही होती है, उस वक्त में पार्टी के कार्यकर्ता वो लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात को कहते हैं, लेकिन इस बीच में एग्जाम की तैयारी चल रही है। मतलब किसका वोट बना है, नहीं बना है, किसका वोट कट गया है, किसका वोट नहीं कटा है, किसका कटवाना है क्योंकि किसी का वोट गलत बन गया। ये अपने आप में जो है एक अलग काम जो इस वक्त में मिल गया है, और ये काम ऐसा है जो इस बार के चुनाव में खास तौर पर अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया आमतौर पर होती थी, लेकिन एसआईआर नहीं होता था। एसआईआर हुआ है, और इसके बाद में कल एक महिला ऐसी भी निकल करके सामने आई जो 124 साल की है, मीता देवी। वो ऐसी महिला जो 124 साल की महिला, एक ऐसी महिला जो दुनिया में कहीं पर नहीं है, जो भारत के चुनाव आयोग ने कर दिया। लेकिन अब आगे क्या कुछ कहा गया इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ में तैयार रहिए, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़ करके चले गए हैं और कुछ मर गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से कहा था कि अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो क्या वाकई अगर जिस तरह की खामियां, कमियां विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे
जिंदा लोगों को मरे हुए जो है घोषित करके और वोट काट दिए गए हैं। 65 लाख लोगों का नाम देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग वो कह रहा है कि 65 लाख वोट या 65 लाख लोग जिनके नाम जो है वो नहीं आए हैं, तो उनका नाम पता और किस वजह से काटे गए हैं ये हम नहीं बताएंगे। ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। विपक्ष के लोग इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं बताना चाहते, हम जानना चाहते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरी प्रक्रिया को वो रद्द भी कर देगा, या फिलहाल के लिए इस चुनाव के लिए इस पर रोक लगा देगा, या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कुछ खास दिशा निर्देश देगा, ये अभी देखना बाकी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान असफल रहा है। भारत में वैश्विक आबादी के हिसाब से मतदाता पंजीकरण की दर लगभग 99% है, जो दुनिया में सबसे अच्छी है। अमेरिका में यह दर 74% है। बिहार में पहले यह दर 97% थी, लेकिन SIR प्रक्रिया के बाद में अब ये घट करके 88% रह गई है और आगे और नाम हटने का खतरा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ECI के वकील ने कहा कि यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर किसी की गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भर करके इसे सुधार सकते थे। वह लोगों को अदालत में लाने की बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दें ताकि आयोग मामले की जांच कर सके। इधर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें कम से कम इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आ रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जुड़वाने या नाम हटवाने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया है। अब जरा आसान भाषा में समझिए कि क्या हुआ है। हुआ ये कि योगेंद्र यादव वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के चले गए और उन्होंने कहा कि आप कैसे लोगों का नाम काट रहे हैं, और जब वो लोगों को वहां पर लेकर के आए तो ECI की तरफ के जो वकील थे उनको इस बात को लेकर के चिढ़ हो गई। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा करने के लिए लोगों को लेकर के आए, जो टीवी में करते हैं वो ड्रामा यहां पर कर रहे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव बड़ी शालीनता के साथ में अपनी बात रखते हैं और ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कोई ड्रामा किया हो, जिस प्रकार की बात जो है वो ECI के वकील कह रहे थे। लेकिन ECI के वकीलों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही डांट पिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छी बात तो है, कम से कम भारत के लोग वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हम जिंदा हैं, इसमें कौन सी गलत बात है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास में किसी की नागरिकता का सत्यापन करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर चुनाव आयोग के पास में इसका नागरिकता का सत्यापन का अधिकार नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन अगर उनके पास में अधिकार है तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मेन पेच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि भाई यह देखना होगा कि चुनाव आयोग के पास में क्या किसी की नागरिकता साबित करने का अधिकार है या नहीं, या ये चेक करने का कि वो नागरिक है या नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इस पर जो बात होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स वाला मामला था उसको लेकर के पूरी बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा, और वकील कपिल सिब्बल जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने जरूर कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का पैमाना नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, और न्यायमूर्ति कांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। अब यहां पर कपिल सिब्बल इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ नागरिकता का पैमाना जो है वो नहीं माना जा सकता है आधार कार्ड को, और ऐसे में सवाल अब ये है कि जिस दिशा में ये बहस जा रही है, क्या ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की ही इसमें बड़ी जीत होगी या फिर विपक्ष की इसमें बड़ी जीत होगी? ये जो है टटोलने वाली बात है। और आज की जो सुनवाई है वो अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निर्णायक होगी। योगेंद्र यादव ने कल 25 मिनट तक अपनी बात रखी और उसके बाद में उन्होंने एक स्पेशल ट्वीट किया और उसके जरिए उन्होंने कहा
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार जिसने मुझे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से जुड़े मतदाता सूची के मामले में अपनी दलील रखने का मौका दिया, वो भी कोर्ट के सामान्य समय से ज्यादा देर तक। यह सिर्फ एक राज्य की वोटर लिस्ट में बदलाव का मामला नहीं है, बल्कि वयस्क मतदाता की सार्वभौमिकता को कमजोर करने का मुद्दा है। एसआईआर लोकतंत्र की संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो किसी भी लोकतंत्र में मताधिकार छीनने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। मुझे गर्व है कि मेरी कानूनी टीम में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, गोपाल शंकर नारायण और सदानंद फरासत शामिल हैं, जिन्होंने इस असंवैधानिक नीति को चुनौती दी है। एक बार फिर से कोर्ट का आभार कि उन्होंने मुझे यह समय दिया। योगेंद्र यादव की कल की दलीलें वो अपने आप में बहुत खास रही, और योगेंद्र यादव ने इस मामले पर जिस तरीके से अपने पक्ष रखे, जिस तरीके से जवाब दिए, आखिरी में कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये कहना पड़ा कि आपने शानदार तरीके से अपनी बात दी है, बात रखी है, और जो उदाहरण आपने पेश किए हैं वो वाकई गजब है। योगेंद्र यादव ने कल बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत की जो आबादी, वयस्क आबादी जो है वो 99% थी, लेकिन इस बार बिहार के अंदर इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में 88% रह गई है। यह अपने आप में बड़ी बात है कि इतने लोगों के वोट जो कटे हैं। अब ये वोट कटना किसका कटा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वोट वो अकेले पटना कमिश्नरी के अंदर कट गए। इतने बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटना वो क्या चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करेगा? या जो वोट कटे हैं वो किसके वोट कटे हैं और किस तरीके से कटे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात। और क्या 30 अगस्त तक, अब ये 3-4 दिन तो छुट्टियों में चले जाएंगे, 15 अगस्त की छुट्टी है, फिर जन्माष्टमी की छुट्टी है, ऐसे 3-4 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। बिहार में बाढ़ का, बारिश का एक अलग जो है वो माहौल है। तो ऐसे में क्या लोगों के नाम जुड़ पाएंगे, या जिन लोगों के नाम गलत जुड़े हुए हैं वो हट पाएंगे? 2 खबरें आप देखिए, ये बिहार से ही खबरें निकल करके सामने आई। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, तो जमुई में 247 लोग रहते हैं। अब ये कैसे संभव है? 200, 250 या 300 लोग एक एड्रेस पर कैसे संभव है? और ये अगर जो कमियां हैं तो उसके बाद में इस एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाता है? ये चीज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो देखनी होगी कि धांधली होना अलग बात है, गड़बड़ी होना वो अलग बात है, और मामूली भूल चूक होना वो अलग बात है। और इन तीनों को अलग अलग नजरियों से ही देखा जाना चाहिए। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। हालांकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उनके 2 जगह पर वोट थे, और उनके 2 जगह पर वोट को लेकर के भी सवाल खड़े हुए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके 2 जगह पर वोट और 2 जगह पर उनकी उम्र जो है वो भी अलग अलग लिखी हुई थी। एक जगह पर वो 57 साल की उम्र के लिखे हुए थे, दूसरी जगह पर वो 60 साल। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जगह पर नाम कटवाने के लिए अपनी अर्जी दे दी थी, लेकिन नाम जो है वो आपका ही नहीं कट पा रहा है, या चुनाव आयोग आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। पिछले साल उन्होंने अर्जी दी थी 2024 के अंदर, फिर वो कैंसिल हो गई, फिर उन्होंने बाद में फिर से दोबारा से अर्जी दी। तो जब बीजेपी के डिप्टी सीएम का ये हाल है, बीजेपी के डिप्टी सीएम, उनका वोट जो है वो साफ स्पष्ट नहीं है, तो बताइए फिर चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, और देखते हैं कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।